गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ 15 वसंत भाग 2 के नीलकंठ, जो कि कवयित्री लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। और ये जो नीलकंठ जो पाठ है, ये एक रेखा चित्र शैली में लिखा हुआ है। रेखा चित्र का अर्थ होता है किसी भी चीज को स्केच करना। ठीक है, जब हम किसी चीज को स्केच करते हैं तो सामने उसका ऑब्जेक्ट होता है हमारे सामने। जैसे किसी का भी पिक्चर बना रहे तो स्केच करते हैं, उसके लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ होता है उसी को देख के। परंतु हिंदी साहित्य में क्या होता है कि जब हम रेखा चित्र कर रहे हैं, यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और पशु पक्षी आदि के माध्यम से जब हम उसका रेखा चित्र कर रहे हैं, उसको जो पुरानी अतीत की कोई घटना होती है उसको अगर हम लिख रहे हैं तो वो एक रेखा चित्र कहलाता है। दूसरी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो घटना है साक्षात मानो हमारे सामने हो रही है। अब नीलकंठ, इस पाठ का जो नाम है वो नीलकंठ है। और नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव के लिए कहा गया है। तो क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विष पी लिया था, जहर पी लिया था, जिससे उनका कंठ कैसा हो गया था, गला कैसा हो गया था, नीला हो गया था। परंतु यहाँ पर इस पाठ में भगवान शिव के लिए नहीं बताया गया। यहाँ पर जो पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसके लिए कहा गया। और उसका जो नाम पड़ा है नीलकंठ, वो क्यों पड़ा है उसके बारे में अब हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो ये पाठ है, पाठ 15 नीलकंठ, इसके बारे में पढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो लेखिका एक दिन अपने अतिथियों को स्टेशन छोड़ने जाती है और वहां से जब वापस रास्ते से लौटती है तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का उसे ध्यान आ जाता है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़कों पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। वो जो चिड़िया वाले बड़े मियाँ थे, जैसे ही उनकी दुकान के निकट आते और ड्राइवर को गाड़ी रोकने का संकेत कर दिए। मैंने कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब पशु पक्षियों के लिए इतनी दर्द भरी बात कही गई है कि जो लोग नहीं समझते वो पशु पक्षियों को पकड़ते और उन्हें मार देते हैं। तो लेखिका भी जब उस दुकान की तरफ जाती है तो कहती है कि वहां का दुकानदार कहता है कि कुछ लोग आए थे यहाँ पर जो इसे खरीदने के लिए आए थे, क्योंकि मोर के पंखों से क्या बनती है, दवाई बनती है। परंतु मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे अंदर भी इंसानियत है और मैं भी इन मासूम से चिड़ियों को मारना नहीं चाहता था। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं, सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। यानी कि वो इतना अत्यधिक बोलते थे कि सुनने वाला खुद ही उनकी बातों को इग्नोर करने लग जाए, नहीं सुने, तब जाकर ऐसे लगता है मानो कि उनकी बात चुप हो गई। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, इतना छोटा था, संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही छोटा, कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। और मानो ऐसे लग रहा था जैसे किसी फ्रेम में उनको लगा रखा, उनके चित्र लगा रखे हैं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं।
अब वो महादेवी वर्मा जी से कहता है कि इस मोर के जोड़े को खरीदने के लिए चिड़ी मार मुझसे कितने रुपए लेता है? 30 रुपए लेने के लिए तैयार हो जाता है। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अच्छता पछता कर देना ही है। अब आप जी मुसीबत मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौकठे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। तो जैसे ही उसको महादेवी वर्मा जी ने उस पिंजड़े को सहित उन दोनों मोर मोरनी को खरीद लिया और दोनों पक्षियों को खरीदा, तो मानो उनके अंदर जैसे कोई नई जान आ गई हो, वो उड़ने के योग्य हो गए हो। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। और जब महादेवी जी घर पहुंची तो कहती है ये तो तीतर है, आपको तो मोर कहकर ऐसे ही ठग लिया है, अधिक पैसे ले लिया और ऐसे ही दे दिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, बिना खुशी के। लेखिका जी ने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़े लिखे के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। और पानी रखा, वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकल कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। तो लेखिका जी इस प्रकार से जब वो उन दोनों पक्षियों के प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने लगी, इतना प्रयत्न करने लगी, तो वो पिंजड़ों से बाहर निकलकर दोनों आसपास दौड़ा करते थे, खेला करते थे और जो पानी रखा हुआ था उसको पी जाते थे और कभी बाहर निकलकर लुका छुपी खेला करते थे। और अंत में वो क्या करते थे, जो रद्दी कागज की टोकरी पड़ी रहती थी वहां पर अपना बसेरा बना लेते थे। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में गद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था और वो इस तरीके से कभी छुप जाते थे, कभी वापस बाहर आ जाते थे और बार बार लेखिका के आसपास खेला करते थे। पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी कि जो लेखिका की बिल्ली है, इन नवा आगंतुक का पता लगा सकती थी। नवा आगंतुक का मतलब जो नए घर पर, जो नए मेहमान आए हैं घर पर, उनके लिए कहा गया। और जो नए मेहमान थे वो क्या थे, मोर मोरनी थे। जो लेखिका की बिल्ली थी चित्रा, अगर उसको पता चल जाता तो वो क्या कर जाती, या तो उनको खा जाती, तो उनके, और अगर उसके, तो लेखिका डरती उसके शोध का परिणाम क्या होता है। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। वैसे ये चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे तो ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य सी कही जाएगी। और जो जिस प्रकार से वो मेज पर बैठते थे, लेखिका के आसपास खेला करते थे, उस प्रकार से वह बिल्ली को इतना समय नहीं दे पाती थी। वो उसका सिंहासन नहीं बना सकते थे मेज, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं अगर इनको भी इसके सामने छोड़ दिया जाए तो वो इन दोनों को खा जाएगी, इन्हें सुरक्षित नहीं छोड़ेगी।
नेक्स्ट देखते हैं, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर झाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो जब जैसे ही वो चिड़िया खाने के रूप में उसे अपने कमरे में लेकर जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों चिड़ियों को पकड़कर झाली के बड़े घर में पहुंचाया गया हो। और जितने भी लेखिका ने अपने पालतू जीव जंतु पाल रखे थे, वो सभी इतना अच्छे से उसका स्वागत करते और इतना शोर मचाया उन सबने कि जैसे कोई नए दूल्हे दुल्हन शादी करके आए हों और उनका आगमन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है परिवार में, वैसा उनका भी किया गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़े पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अल्पाने लगे। जो कबूतर थे वो उन दोनों मोर मोरनी के चारों तरफ घूम घूम कर गुटरगू करके बोलने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंदे जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगी। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल मतलब एक तरीके से भूकंप आ गया। उस तरीके से उन्हें सभी ने इतना शोर मचा दिया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे जल्दी से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगे तो उनका कायाकल्प, जो शरीर का जो रूप था, वो रंगमय होने लग गया। चोंच अधिक बकिम और पैनी हो गई। पैनी मतलब तिकोनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ भूति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन के लिए कहा गया, जो कि नीले और हरे रंग की। हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई। उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे और जो पंख थे वो मानो इंद्रधनुष के समान रंगीन हो उठे। रंग रहित पैरों को घरवीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखने लगा। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की शाम, जो सिर पर जो दिखाई देता है उसे कलंगी कहते हैं, और पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। जो मोरनी थी वो मोर के समान इतनी सुंदर तो नहीं थी, परंतु उसका भी रंग रूप, उसके जो पंख का रंग था, वो सभी इस प्रकार से होने लगे, इतने अच्छे से प्रतीत होने लगे कि मानो वो मोर के साथ रहने वाली हो, मोर के साथ सहचारिणी मतलब उसके साथ होने का प्रमाण देने लगी। तो नीलकंठ जो पाठ है उसका भाग 1 हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको जो पाठ पढ़ाया गया उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। थैंक यू।